सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेट इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वीतुलन और वांगलिन को सीतुलन के लिए एक बहुत ही अच्छी बॉडी मिल जाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही डीमन चाइल्ड की बॉडी होती है जिसे कि संताई ने हजारों सालों तक रिफाइन किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीतुलन उस बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर वो वांगलिन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रहकर मेरी प्रोटेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो व्हाइट फॉग है वो मुझे नेचुरली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी दौरान हमें एक शॉकिंग न्यूज ये भी मिलती है कि यहाँ पर युनक्यूजी, जिसे कि हम अब तक अच्छा समझ रहे थे, बल्कि वो तो इमॉर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर निकला, जिसने कि यहाँ पर ये सारा प्लान बनाया हुआ था और वही इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसी इल्यूजनरी फिगर, जो कि और कोई नहीं बल्कि इमॉर्टल क्लैन का फर्स्ट एंसेस्टर है, उसे अपने सारे प्लान के बारे में बता रहा होता है। और अब आगे सो इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि जहाँ पर युनक्यूजी अपने फोर्थ स्टूडेंट के बारे में बता रहा होता है, जो कि और कोई नहीं अपना वांगलिन है। जहाँ पर युनक्यूजी बताने लगता है कि जब मैं फोर्थ सेक्ट अलायंस में था तो इसी दौरान मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसके अंदर टैलेंट कुछ खास नहीं था, लेकिन कमाल की बात है कि उसने लाइफ एंड डेथ डोमेन को मास्टर कर लिया था और बस इसी एक रीजन के चलते मैंने उसे अपना फोर्थ स्टूडेंट बना लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जब मेरी उसके साथ दूसरी बार मुलाकात हुई तो मैं उसे देखते ही हैरान हो गया, क्योंकि वो मेरी उम्मीद से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन चुका था। इतना पावरफुल कि उसने एक ही चांस में रेड बटरफ्लाई जैसे जीनियस कल्टीवेटर को भी हरा दिया था और इसी वजह से ज़ोक्यूजी की नजर अब उस पर पड़ चुकी है। और अगर मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं तो ये मुझे भी कभी कभी हैरानी में डाल देता है, क्योंकि इसके पास मेरे से भी कई गुना ज्यादा सीक्रेट्स मौजूद हैं और इसी वजह से मेरा ये फोर्थ स्टूडेंट इस पूरे बैटल में मेरा ट्रम्प कार्ड होगा, जो कि इस पूरे बैटल का नजरिया पलट कर रख देगा। आप बस देखते जाइए। जिस पर हम देखते हैं कि वो फर्स्ट एंसेस्टर कहने लगता है कि भले ही तुम्हारा प्लान सुनने में कितना ही अच्छा क्यों ना लगे, लेकिन मैं फिर भी इससे सहमत नहीं हूँ। जिस पर युनक्यूजी बताने लगता है कि अगर यहाँ पर ज़ोक्यूजी ने बाई चांस उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का यूज कर दिया तो हम सब तो वैसे भी जान से मारे जाएंगे, तो इसलिए बेहतर यही है कि जैसा मैंने प्लान बनाया है हम उसी के अकॉर्डिंग चलें। इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट एंसेस्टर से पूछने लगता है कि तुमने मुझे ऑलमोस्ट अपने सारे डिसाइपल्स के बारे में बता दिया, लेकिन तुमने अभी भी अपने फर्स्ट डिसाइपल के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। जिस पर युनक्यूजी कहने लगता है कि आप बस इंतजार कीजिए, अगर सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलता रहा तो मेरा जो फर्स्ट डिसाइपल है वही इस प्लैनेट सुजाकू का नेक्स्ट सुजाकू बनेगा। यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता दूं कि यहाँ पर युनक्यूजी को कोई आइडिया ही नहीं है कि यहाँ पर सीतुलन भी वापस आ चुका है। वो सीतुलन जो कि इस इमॉर्टल क्लैन का सबसे बड़ा दुश्मन है और जिसने कि आते साथ ही इनके 4 में से एक एंसेस्टर स्पिरिट ट्री को पूरी तरीके से डिवोर कर गया। सो यार आगे आने वाले वीडियोस में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि फर्स्ट एंसेस्टर युनक्यूजी से पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया कि आखिर तुमने ज़ोक्यूजी को 3 महीने का टाइम क्यों दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग ज़ोक्यूजी के पास वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल हुआ तो वो तो उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का यूज आज भी कर सकता है और 3 महीने बाद भी। जिस पर युनक्यूजी एक स्माइल देते हुए कहता है कि ताकि वो उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को एक्टिवेट कर ले। गाइस आई स्वेयर मुझे डे 1 से इस बुढ़े पे शक था। दिखा दिया ना अपना असली रंग इसने। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सामने वही मिस्टीरियस सा पर्सन होता है, जो कि जैसे ही अपना स्ट्रॉ हैट हटाता है तो हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ज़्याओ होटाई है। यहाँ पर उसे देखते साथ ही वांगलिन कहने लगता है कि हाँ हमें मिले बहुत ही अरसा हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लोग वहाँ बैठकर वाइन पी रहे होते हैं। इसी दौरान ज़्याओ उससे पूछने लगता है कि ब्रदर वांग, क्या आपको हैरानी नहीं हुई कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि मैं तो उस वक्त चलने के लायक भी नहीं था। जिस पर वांगलिन उसे रिप्लाई देते हुए कहता है कि अगर मैं तुमसे वो चीज नहीं लेता तो रेड बटरफ्लाई तुमसे ले ही लेती, और रही बात तुम्हारे जिंदा बचने की तो मैं जानता हूँ कि तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई प्लान रहा होगा। जिसे सुनकर ज़ियाओ यहाँ पर स्माइल करता है और कहने लगता है कि ब्रदर वांग, आप तो हमारे सुजाकू प्लैनेट में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए। ये कहते साथ ही वो उसे एक और
कप ऑफ वाइन को देते हुए कहता है कि ये लुयान फेंग को मार कर हमारी जोयू कंट्री को आजाद करने के नाम। इसी दौरान यहाँ पर ज़ियाओ मुद्दे की बात पर आ जाता है और वो यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि ब्रदर वांग, हमारे सीनियर युन क्यूजी आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते साथ ही तुम जानते हो कि वांग लिन अपना कितना ज्यादा स्मार्ट है। वो हर एक छोटी बड़ी डिटेल को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता है। उसे यहाँ पर युन क्यूजी के ट्रू आइडेंटिटी का तो पता चल ही चुका है कि वो इमॉर्टल क्लैन का सेकंड एंसेस्टर है। साथ ही जब उसने ज़ियाओ के पास उस स्ट्रॉ हेड को देखा तो वो अच्छे से समझ चुका था कि यहाँ पर ज़ियाओ कहीं ना कहीं युन क्यूजी से कनेक्टेड है। जिसके बाद वो आगे कहने लगता है कि ब्रदर वांग, असल में युन क्यूजी आपको स्ट्रॉ हेड को सही तरीके से यूज करना सिखाना चाहते थे, इसलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे आकर मिल लें। यहाँ पर वांग लिन ये सुनते साथ ही उससे कहने लगता है कि जाकर युन क्यूजी से अच्छे से बोल देना कि मैं उससे मिलने नहीं आने वाला। जिस पर यहाँ पर ज़ियाओ से कहने लगता है कि ब्रदर वांग, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों उसके आगे बस एक टूल की तरह हैं, जिसे वो जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे यूज कर सकता है। और जो स्ट्रॉ हेड आपके और मेरे पास है, वैसे ही स्ट्रॉ हेड्स उसने बाकी लोगों को भी दिए हैं, जिनमें से एक है जिगजिन। यहाँ पर जैसे ही जिगजिन का नाम सुनता है, वांग लिन को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसे कि उसने वाइट के अंदर फेंक दिया था। जिसके बाद ज़ियाओ से एक जेड क्रिस्टल देते हुए कहने लगता है कि ब्रदर वांग, इस जेड क्रिस्टल के अंदर डोमेन की पूरी इंफॉर्मेशन है और मैं इसे आपको एज अ गिफ्ट देना चाहता हूँ। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास रख सकते हैं। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओ वहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ियाओ यहाँ से जाता है, वांग लिन यहाँ पर उस जेड को रीड करना शुरू कर देता है ताकि वो लूमे के डोमेन को अंडरस्टैंड कर सके। और वो जैसे ही उसे रीड करता है, वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि ये तो 1000 रूथलेस इल्यूजनरी डोमेन है। तो क्या इसका मतलब सच है कि लूमे के पास 1000 से भी ज्यादा इमोशंस हैं? जिसके बाद वांग लिन लूमे के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि वैसे तो जब मैं इससे पहली बार मिला था तभी मुझे पता चल गया था कि इसका डोमेन बाकियों से डिफरेंट है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उसका डोमेन 1000 रूथलेस इल्यूजनरी डोमेन होगा। लेकिन चाहे जो हो जाए, अगर लूमे मेरे काम के रास्ते में आने की कोशिश करेगी तो इस बार मैं उसे बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा, ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन एक टेलीपोर्टेशन अरे के पास जाकर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां पर वांग लिन टेलीपोर्ट होकर सीधा चू कंट्री के पास पहुंच गया था। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो पूरा चू कंट्री है, जो कि पहले लीमुअन के अंडर में हुआ करता था, इसे अब इमॉर्टल क्लैंस के मेंबर ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया था। और जैसे ही वांग लिन उस टेलीपोर्टेशन एरिया के पास टेलीपोर्ट होता है तो उस जगह के ग्लो करने की वजह से सारे इमॉर्टल क्लैन की नजर उसी तरफ चली जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अटैक करे, वांग लिन वहाँ से गायब हो जाता है और खुद को बहुत ही अच्छे से हाइड कर लेता है। इसी दौरान वांग लिन को जोरो की भी फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ जाती है और फिर उसे याद आता है कि लास्ट टाइम तक वो बस सेकंड लेयर तक ही जा पाया था, क्योंकि थर्ड लेयर पर बहुत ही पावरफुल समन्स थे जो कि वहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार वांग लिन पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट था कि शायद वो बिना किसी प्रॉब्लम के आगे के लेवल तक भी जा सकता है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के पास बने उस होल के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वांग लिन को इस बारे में जानना था कि आखिर आगे आने वाले लेवल्स में ऐसा क्या खास रखा हुआ है कि जिसकी प्रोटेक्शन ये सारे इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स अपनी जान देकर भी कर रहे थे। अब यहाँ पर जैसे ही वांग लिन अपीयर होता है तो वहाँ मौजूद जितने भी इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स थे उन सभी को कुछ फील होता है, लेकिन अब वांग लिन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसी वजह से वांग लिन इस बार खुद को पहले से बहुत ही अच्छे से हाइड कर पा रहा था। और हम देखते हैं कि किसी भी समन्स यानी कि इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स को कुछ भी फील नहीं होता और वो सभी अपने अपने काम को लौट जाते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांग लिन की ये हाइड करने वाली टेक्निक सिर्फ लेवल 6 और 7 तक के समन्स पर ही काम कर रही थी। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो अपने पास से एक वुड कार्विंग को बाहर निकाल कर उसे अपने एक और क्लोन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके बाद वांग लिन अपने उस क्लोन को उस होल के अंदर भेज देता है कि तभी हम देखते हैं कि जैसे ही उसका क्लोन अंदर पैर ही रखता है कि तभी हम देखते हैं कि उस होल के सामने ही एक बहुत बड़ा सा जाइंट एंशिएंट ट्री था। और जैसे ही वांग लिन का वो क्लोन अंदर एंट्री मारता है, वो एंशिएंट ट्री उसे डिटेक्ट करके उस पर अपने ट्रीज पर बने टैटू से अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो टैटू अटैक यहाँ पर वांग लिन के उस वुडन क्लोन पर लगने वाला होता है, वो क्लोन वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। इस नजारे को देखते साथ ही हम देखते हैं कि वांग लिन समझ चुका था कि आखिर यहाँ पर इतने कम बंदे क्यों हैं और वो लोग बाकी के कंट्री में इतना ज्यादा अटैक क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनके इस इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये एंशिएंट ट्री मौजूद था। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर कुछ सोच
सोचता है और फिर अपने 10,000 सोल फ्लैग को बाहर निकालता है। हाँ, वही जिसके अंदर गोल्डन किलिंग बीस्ट है। जिसके बाद वो सोल फ्लैग में से एक सोल फॉर्मेशन के सोल को बाहर निकालता है और फिर वो उस सोल को इस बार अंदर भेजता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार वो जो एंशिएंट ट्री थी वो यहाँ पर एक सोल फॉर्मेशन लेवल के सोल पर अटैक नहीं करती, जिस वजह से वांग लिन समझ जाता है कि ये एंशिएंट ट्री सोल फॉर्मेशन और सोल फॉर्मेशन लेवल के नीचे के जितने भी कल्टीवेटर्स हैं उन पर अटैक नहीं करती। शायद से इस एंशिएंट ट्री को यहाँ पर किसी हायर लेवल के कल्टीवेटर्स पर अटैक करने के लिए रखा होगा। वरना खुद ही सोचो, पूरे प्लेनेट सुजागो पर इन लोगों ने तहलका मचा रखा है, तो भला कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी कल्टीवेटर यहाँ पर क्या करने आएगा। मेक सेंस। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन को ये बात समझ आ जाती है तो वो इमीडिएटली एक सोल फॉर्मेशन की सोल का यूज करके अपने चारों ओर एक सोल फॉर्मेशन लेवल का बैरियर बना लेता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही वांग लिन एंटर करता है तो वो ट्री इस बार वांग लिन को भी डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे कि वांग लिन तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर है, वो तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि सेकंड्स में यहाँ पर आने वाले सारे समन्स को डिस्ट्रॉय कर दे, तो भला वो खुद को हाइड क्यों कर रहा है। सो वो इसलिए क्योंकि वांग लिन यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया है, वो यहाँ पर कोई सीन क्रिएट करने नहीं आया है। और अगर इमॉर्टल क्लैन के किसी भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को भी अगर यहाँ पर पता चल जाए कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा आ चुका है जो कि इस प्लेनेट पे बहुत ही कम है, तो जैसे ही ये न्यूज यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन मेंबर्स को मिलेगी तो वो यहाँ पर अपने सीनियर्स को भी बुला लेंगे और फिर वो लोग आते साथ ही वांग लिन पर टूट पड़ेंगे। एंड बिसाइड्स वांग लिन को इस वक्त अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को पावरफुल बनाना है, क्योंकि उसका वो 1 मिलियन सोल फ्लैग अब वो 4th सोल के जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। इसी वजह से वांग लिन डायरेक्ट किसी फाइट में एंटर नहीं हो सकता। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उस एंशिएंट ट्री को चकमा देकर अंदर की तरफ चला जाता है और फिर डायरेक्टली वहाँ पर सेकंड लेवल के एंट्रेंस पर अपीयर होकर 3rd लेवल को भी क्लियर कर देता है और फिर वो सीधा जाकर 4th लेवल के एंट्रेंस के सामने आ जाता है, जहाँ पर उसे कुछ समन्स भी दिखते हैं। लेकिन वांग लिन ने जो टेक्निक यूज किया था इस वजह से हम देखते हैं कि कोई भी यहाँ पर उसे ट्रेस तक नहीं कर पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर 4th लेवल के बिल्कुल सेंटर में भी पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा सा रीइंकार्नेशन ट्री दिखता है, जिसे कि वहाँ मौजूद आसपास के इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स अपनी पावर से उसे एक्टिवेट करने में लगे हुए होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो ट्री पूरी तरीके से एक्टिवेट भी हो जाता है। इसी दौरान वांग लिन की नजर एक 8 लीफ वाले कल्टीवेट पर जाती है, जो कि यहाँ पर उस रीइंकार्नेशन ट्री की हेल्प की मदद से खुद की बॉडी को हील कर रहा था। यहाँ पर जिस एनर्जी को वो ऑब्जॉर्ब कर रहा था उसे देखते साथ ही वांग लिन की आंखें चमक जाती है और वो बहुत ही स्पीड के साथ सीधा जाकर उस 8 लीफ वाले समन के सामने आकर अपीयर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन अपने राइट हैंड में एक व्हाइट कलर की एनर्जी को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो कि यहाँ पर हमें सेलेस्टियल एनर्जी को बताया जाता है, जिसका मतलब ये कि वांग लिन सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के बाद पहली बार अपनी सेलेस्टियल एनर्जी को यूज कर रहा था। जिसके बाद होता है बवाल। हम देखते हैं कि वांग लिन बस एक ही सिंगल पंच से उस रीइंकार्नेशन ट्री से निकल रही उस लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि जमीन को फाड़ देने वाली एक जोरदार आवाज पूरे 4th लेयर में गूंज उठती है, जिससे हम देखते हैं कि आसपास के जितने भी 4, 5, 6 लीफ के समन्स थे उनके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सभी लोग हजारों फीट दूर जाकर गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से एक की सिचुएशन जैसे ही थोड़ी ठीक होती है, वो हाँफते कांपते चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर आ चुका है। बस फिर क्या, जैसे ही ये खबर बाकी सबके कानों में जाती है वो सभी लोग डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर का पंच इस हद तक पावरफुल होता है, अगर इससे कम लेवल का कोई भी कल्टीवेटर को इतना पावरफुल अटैक करना हुआ ना तो उसे कोई पावरफुल ट्रेजर का यूज करना होगा। और वांग लिन का ये अटैक इस हद तक पावरफुल इसलिए हो पाया है क्योंकि इसमें सेलेस्टियल एनर्जी को यूज किया गया था, और बस इसी एनर्जी की वजह से एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर की जो रिस्पेक्ट होती है वो सिर्फ एक ही प्लेनेट में नहीं बल्कि आसपास के हर एक प्लेनेट में इसकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है, क्योंकि इसे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद ही तुम इस एनर्जी को अचीव कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमें उसी 8 लीफ वाले समन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो यहाँ से तेजी से भागने में लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो एक पल भी यहाँ पर रुका तो उसका मतलब मौत होगा। और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर वांग लिन कहने लगता है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर उस रीइंकार्नेशन ट्री को भी अपने एक ही पंच से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन 5th लेयर में एंटर हो जाता है, जहाँ पर की एक और रीइंकार्नेशन ट्री होती है जिसके अंडर में एक और 8 लीफ का समन होता है, जो कि यहाँ पर आकर खुद को हील करने में लगा हुआ था। लेकिन इसी दौरान
दौरान इस 5th लेयर में कुछ ऐसे प्लांट्स भी थे जो कि असल में नेंसर सोल कल्टीवेटर की पावर को भी पोसेस करते थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मिस्टीरियस वॉइस यहाँ पर वांग लिन से कहती है कि फॉरेनर्स, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। यहाँ पर इतने सारे एल्गी टाइप के प्लांट्स को देखकर वांग लिन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक से डील करे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकाल लेता है और फिर वांग लिन वहाँ पर सारी सोल्स को बाहर आने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस 1 बिलियन सोल फ्लैग में से सारे सोल्स एक के बाद एक लाखों की तादाद में निकलना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस 1 बिलियन सोल फ्लैग में 600 मिलियन सोल्स हैं, जिनमें से 26 प्राइमरी सोल्स हैं और उनमें से एक दूतियान की भी सोल थी। जिसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि भले ही ये सारे सोल्स आपस में मिलकर एक एक्सटेंडेड लेवल के लेट स्टेज के सोल को क्रिएट ना कर पाए, लेकिन स्टिल ये 26 प्राइमरी सोल्स आपस में फ्यूज होकर अर्ली स्टेज के एक्सटेंडेड सोल को क्रिएट कर सकते थे। अब अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि 1 मिलियन सोल फ्लैग में तो 36 प्राइमरी सोल्स थे, तो बाकी के 10 कहाँ गए? हाँ, और मत देखो वीडियो, तुमने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। जाओ, मैं नहीं बताने वाली। सो मूव टू द स्टोरी। हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन भी जानता है कि इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं, और फिर वांग लिन यहाँ पर कहने लगता है फ्यूज। जिसके बाद हम देखते हैं कि 500 मिलियन से भी ज्यादा सोल्स और बहुत से प्राइमरी सोल्स आपस में मिलकर यहाँ पर एक एक्सटेंडेड लेवल के सोल फ्रेगमेंट को बना देते हैं। यहाँ पर इतने सारे सोल्स के आपस की फ्यूजन की वजह से जो सोल बना था उसके यहाँ पर आते साथ ही पूरा 5th लेयर कांप उठता है और जितने भी रिमेनिंग सोल्स थे वो यहाँ पर वांग लिन के आसपास चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वांग लिन उस एक्सटेंडेड सोल फ्रेगमेंट को ऑर्डर देता है कि यहाँ मौजूद हर एक चीज को मार डालो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने बाकी सारे सोल्स को उस रीइंकार्नेशन ट्री को डिवोर करने के लिए ऑर्डर देता है। बस फिर क्या, हम देखते हैं कि सारे सोल्स उस रीइंकार्नेशन ट्री को डिवोर करने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक उस रीइंकार्नेशन ट्री पर अटैक होने की वजह से वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है और जो 8 लीफ का समन्स वहाँ पर मौजूद होता है उस पर भी वांग लिन अटैक कर देता है, जिससे वो इमीडिएटली वहाँ पर जान से मारा जाता है। यहाँ पर वांग लिन 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन मेंबर्स के लिए किसी मौत की तरह आया हुआ था। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर 5th लेयर को सफा चट करने के बाद सीधा 6th लेयर पर एंटर कर जाता है। यहाँ पर वो 1 बिलियन सोल फ्लैग के सोल की मदद से साथ ही उस एक्सटेंडेड लेवल के फ्रेगमेंट की मदद से यहाँ पर भी वो कत्लेआम मचाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन 6th लेयर में मौजूद तीनों के तीनों रीइंकार्नेशन ट्री को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके रास्ते में जितने भी इमॉर्टल क्लैन के मेंबर्स आते हैं ना, वो उन्हें काटता हुआ चला जाता है। साथ ही हमें यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि वांग लिन यहाँ पर इमॉर्टल क्लैन के अगेंस्ट कोई भी अच्छी विल नहीं रखता और वो यहाँ पर आकर चुन चुन के हर एक रीइंकार्नेशन ट्री को डिस्ट्रॉय करता हुआ चला जाता है, ताकि इमॉर्टल क्लैन्स के जो इंजर्ड मेंबर्स है वो अब खुद को हील ना कर पाए। ऐसे ही हम देखते हैं कि वांग लिन 6th लेयर को भी सफा चट कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन ऐसे ही 6th, 7, 8 इवन की 10th लेयर तक को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके बाद वांग लिन को रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटेंडेड लेवल का सोल फ्रेगमेंट था वो अब बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है। इसी वजह से अब सारे सोल्स वापस से 1 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर चले जाते हैं, जिससे वांग लिन को समझ आ जाता है कि क्यों दूतियान हमेशा बस 1 बिलियन सोल फ्लैग का यूज लोगों को डराने के लिए यूज करता था। भले ही 1 बिलियन सोल फ्लैग की मदद से वो एक एक्सटेंडेड लेवल का सोल फ्रेगमेंट को क्रिएट तो कर पाता है, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है। इसी वजह से वांग लिन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।